वेलकम टू एग्ज़ाम प्रो। पहले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अपनी हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं जो है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि जो वैदिक सभ्यता थी उसका टाइम पीरियड क्या था। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड था 2500 बीसी से लेकर के 1750 यानी 1750 बीसी तक। ठीक है, तो ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड था। उसके बाद हमारा आता है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। ठीक है, तो ये याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। तो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, 1500 बीसी से 600 बीसी तक। अब उसके बाद जो हमारी वैदिक सभ्यता है उसको दो दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो पूरी हमारी जो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है उसको दो भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है हमारा ऋग वैदिक काल, और जो दूसरा भाग है वो है हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, हमारा पहला भाग है ऋग वैदिक काल और दूसरा जो है वो है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। ठीक है, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक हमारा ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड है। और जो उत्तर वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड है हमारा 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। ठीक है, तो ये जितने भी टाइम पीरियड है उन सबको आपको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इजी है, याद हो जाएंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वेद व्यास, जिनका हम नाम है महर्षि द्वैपायन भी कहते हैं। नाम है इनका वेद व्यास। ये कौन थे, जो वेदों का संकलन किया था। वेदों का संकलन वेद व्यास ने ही किया था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वेदों का संकलन किसने किया था। तो वेदों का संकलन किया था वेद व्यास। इनका एक और नाम है महर्षि द्वैपायन। अब हमारे 4 वेद होते हैं, आप लोगों को पता होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब इनके चारों वेदों के कुछ कुछ अपने गुण हैं, या मतलब कि इन अलग अलग वेदों अलग अलग चीज़ से संबंधित हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा पहला वेद क्या है, ऋग्वेद। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल थे। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। 1028 क्या हैं, सूक्त हैं। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का हमको पता चलता है। किसका पता चलता है, वर्ण व्यवस्था का। मतलब कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 भागों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसका पता हम लोग को ऋग्वेद के 10वें मंडल से चलता है। इसके अलावा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हम लोग को गायत्री मंत्र भी मिलता है। तो गायत्री मंत्र कौन से वेद में है, ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो गायत्री मंत्र है वो किससे संबंधित है। तो गायत्री जो मंत्र है उसमें सूर्य देवता की तारीफ करी गई है। ठीक है, अगला जो हमारा वेद है वो है यजुर्वेद। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऋग्वेद का, जो हिमालय पहाड़ है उसका जो वर्णन है वो हमारे ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में हिमालय को मुजवंत कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है, हमारा जो अगला वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो यज्ञों से संबंधित है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है यजुर्वेद जो है वो हमारा यज्ञों से संबंधित है। यजुर्वेद हमारा यज्ञों से संबंधित है। ठीक है, और इसके अलावा यजुर्वेद की एक और गुण है, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। ठीक है, तो मतलब कि यजुर्वेद गद व पद दोनों में है। ठीक है, हमारा अगला जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद को क्या है, सामवेद को रागों का समूह कहा जाता है। ठीक है, रागों का समूह कहा जाता है। मतलब जो भारतीय संगीत होता है, भारतीय संगीत यानी कि जो शास्त्रीय संगीत होता है उसको, वो पहली बार जो मतलब एक जो पुस्तक उससे संबंधित है वो हमारा सामवेद ही है। सामवेद में शास्त्रीय संगीत का जिक्र किया गया है। उसके बाद जो चौथा आता है वो आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद इन तीनों से थोड़ा सा अलग है। अथर्ववेद में जादुई मंत्र, टोना टोटका, तंत्र मंत्र विद्या, ये सब आदि हमारा अर्थवेद में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये चारों वेद हो गए, उनकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैंने आपको बता दिए है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं जो ऋग वैदिक समाज था वो कैसा था। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, और अगर आपको याद होगा कि जो सिंधु घाटी का सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, वो मात्र सत्तात्मक था, और मात्र देवी की उसमें पूजा होती थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ऋग वैदिक काल आया तो ऋग वैदिक जो समाज था हमारा वो पितृ सत्तात्मक हो गया। कैसा हो गया,
पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक हो गया, महिलाओं की स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और जो इनकी सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। लेकिन जो ऋग वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। समाज हमारा पितृसत्तात्मक था, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, और कोई भी मंदिर कोई भी उस टाइम के मंदिर नहीं मिले हैं, किस मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये हमारे हमने समाज के बारे में आपको बता दिया। हमारा अगला पॉइंट आता है वेदांग। तो अगर आपको पता होगा कि वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से? हमारा शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये हमारे 6 वेदांग हैं। अब शिक्षा जो है उसका संबंध किससे है? वो उसका संबंध है उच्चारण विज्ञान से। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। शिक्षा का संबंध किससे है? उच्चारण विज्ञान से है। कल्प का संबंध अनुष्ठान से है। निरुक्त का संबंध व्युत्पत्ति विज्ञान से है। और छंद का जो संबंध है छंदोबद्ध से है। बाकी व्याकरण और ज्योतिष तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। चलिए हम लोग कुछ आगे के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है जय संहिता, ठीक है। तो जय संहिता किसको कहा जाता था? जय संहिता हमारे महाभारत को कहा जाता है, ठीक है। तो जो महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या है? जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला हमारा पॉइंट है गायत्री मंत्र, ठीक है। तो गायत्री मंत्र हम आपको बता चुके हैं, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र हम लोग को मिलता है। और इसकी रचना किसने करी थी? इसकी रचना करी थी विश्वामित्र ने, ठीक है। तो गायत्री मंत्र हम लोगों को ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, और इसकी रचना विश्वामित्र ने करी थी, और इसमें सूर्य देव की मतलब उपासना करी गई है। अगला हम लोग का पॉइंट है घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी और सुलभा। अब ये चारों थी कौन? ये चारों विदुषी महिलाएं थी हमारे वैदिक काल की, ठीक है। अब विदुषी महिलाओं का मतलब क्या होता है? विदुषी महिलाओं का मतलब होता है विद्वान, ठीक है। तो मतलब कि उस टाइम पे ये चारों जो थी वो विद्वान थी वैदिक काल की। तो घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी और सुलभा। अगला हमारा पॉइंट है आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। देखिए हम लोगों ने 4 वेद पढ़े थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद ये 4 क्या हैं? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। तो हमको बता दें इन चारों को उपवेद कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे 4 वेद होते हैं और 4 उपवेद होते हैं। ये चारों उपवेदों के नाम हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है ये रत्नाकार। देखो वैदिक काल में क्या था? रत्नाकार कहा जाता था हिंद महासागर को, ठीक है। यानी कि हिंद महासागर को क्या कहा जाता था? रत्नाकार कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सभा तथा समिति। देखो जैसे आज के टाइम पे हम लोग का संसद होता है, ठीक है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वहाँ पे सारे जो मंत्री रहते हैं वो बैठते हैं और कानून वगैरह बनाते हैं। उसी टाइम पे वैदिक काल में भी 2 सभाएं होती थी, उनका नाम क्या था? सभा तथा समिति, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट सभाएं थी। अगला पॉइंट है हमारा प्रमुख फसलें। उस टाइम की प्रमुख फसलें क्या थी, ठीक है, मतलब वैदिक काल की प्रमुख फसलें क्या थी? हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करा था। तो हमने उसमें बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था उसमें जो मुख्य फसलें थी वो थी गेहूँ तथा जौ थी, ठीक है। लेकिन वैदिक काल आते आते जो प्रमुख फसलें बन गई थी वो बन गई थी गेहूँ तथा चावल। गेहूँ तथा चावल प्रमुख फसलें बन गई थी, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये कुछ नदियों के नाम हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इन नदियों का पुराना नाम क्या था, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि नदियों का पुराना नाम क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो जैसे इंडस नदी है, इंडस नदी का पुराना नाम क्या था? इंडस नदी का पुराना नाम था सिंधु, ठीक है। सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे। अगला हमारा पॉइंट आता है चिनाब। चिनाब का पुराना नाम क्या था? चिनाब का पुराना नाम था अस्किनी। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? अस्किनी। अगली नदी है हमारी रावी। रावी नदी का पुराना नाम था परूषणी। रावी नदी का पुराना नाम क्या था? परूषणी। फिर आता है व्यास नदी। व्यास नदी का पुराना नाम था विपाशा। व्यास नदी का पुराना नाम क्या था? विपाशा। अगला पॉइंट है सतलज नदी। तो सतलज नदी का पुराना नाम क्या था? सतलज नदी का पुराना नाम था शतुद्री। क्या था? शतुद्री। काबुल नदी का पुराना नाम क्या था? काबुल नदी का पुराना नाम था कुभा। काबुल नदी का पुराना नाम था कुभा। अगली नदी आती है हमारा चंबल। चंबल का पुराना नाम क्या था? चंबल का पुराना नाम था चरमावती। चंबल का पुराना नाम क्या था? चरमावती। और हमारी लास्ट नदी आती है गंडक। गंडक का पुराना नाम क्या था? सदा नीरा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमने आपको बताए। इसको आप रिवाइज करिएगा। हमने इसमें लगभग सभी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
अगर मुझसे कुछ पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बताइएगा, मैं उसको आगे ऐड कर लूँगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स टू ऑल।